जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल द इकोनॉमिक कैप्सूल्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा द इंट्रोडक्शन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी भी रहता है। क्लास 11 में आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी कब से एस्टैब्लिश्ड हुआ, आखिर इसका जरूरत ही क्यों पड़ा कि इकोनॉमिक्स को हम लोगों को स्प्लिट करना पड़ा मैक्रो और माइक्रो में। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ क्या क्या थ्योरीज पब्लिश हुआ है जैसे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक आता है दैट इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। So, macroeconomics is defined as the branch of economics which studies the economic issues or economic problems at a level of the economy as a whole। बहुत ही इंपॉर्टेंट है economics as a whole। इसका मतलब कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग इकोनॉमिक्स को देखते थे इंडिविजुअल लेवल पर, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमी को एज अ होल देखेंगे, एज अ कंट्री लेवल, एज अ स्टेट लेवल और एज अ सिटी लेवल भी आप उसको मैक्रो ही कहेंगे। ओके, जब भी हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे, जब भी हम लोग एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जैसे एक फर्म हुआ, एक इंडस्ट्री हुआ, तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी में आएगा। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स जहां पे बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है, तरह तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है, जब उसका बारे में हम लोग बात करेंगे, सो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, it studies such economic questions that concern the welfare of the residents of a country। यानी कि पूरा देश का लोग, पूरा देश का वेलफेयर के बारे में जो स्टडी करे दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। These questions are like of employment for the residents, growth of output in the economy, the problem of price rise also called inflation। यानी इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसका क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, और द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन आपका इमोशनल डिप्रेशन का यहाँ बात नहीं हो रहा है, इकोनॉमिकल डिप्रेशन। जैसे कि आप कोविड के बाद देख सकते हैं, कोविड के बाद से इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस का कमी हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ने रेपो रेट वगैरह को कमाया। ये सब क्या होता है, ये लोग भी, ये सारे भी हम लोग टर्म्स फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एनीवे, अगर हम लोग देखेंगे तो इकोनॉमी में डिप्रेशन आया हुआ, हम लोग लोकल इकोनॉमी में भी देखेंगे तो जो छोटे छोटे दुकानदार है, छोटे छोटे जो किराना का दुकान हो गया या फिर आप छोटा कपड़ा का दुकान भी देखिएगा, तो इन सब में इकोनॉमिक डिप्रेशन का ये लोग शिकार हो रहे हैं, बिकॉज जो पहले जिस हिसाब से सेल्स हुआ करता था आज के समय वैसा सेल्स नहीं हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को जो हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा है, क्या इसके पीछे का कारण यूपीआई है ना क्या है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, लैक ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। डिप्रेशन मतलब होता है क्या, लैक ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज हाउ गवर्नमेंट कैन इंप्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। यानी कि एक कंट्री का इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। हम लोग जो 1947-1950 में हमारा जो कंडीशन था और आज जो हम लोग खड़े हैं, इसके पीछे बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज का हाथ है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं और भी टॉपिक्स को कि हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, इस पीडीएफ को, इस स्लाइड्स को मैंने, जो पीपीटी तैयार है हमारा, इस स्लाइड्स को मैंने वीके के बुक और एनसीईआरटी को हाथ में रखते हुए बनाया है। यानी कि दोनों का ही मटेरियल्स का मिक्सअप आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो लास्ट के कुछ स्लाइड्स जो है वो एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी से मैंने लिया है, और बाकी सारा जो डिटेल्स है 70 to 80% ये वीके के बुक से अकॉर्डिंग मैच होगा आपका। सो बेसिस ऑफ द स्टडी माइक्रो एंड मैक्रो। सो माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या डिफरेंसेस है, आइए देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल लेवल पे जब हम लोग बात करेंगे दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अ हाउस होल्ड, अ फर्म और अ इंडस्ट्री। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। एक इकोनॉमी, एक कंट्री का इकोनॉमी, एक सिटी का इकोनॉमी एज अ होल को आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसिडर करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ अ कंज्यूमर एक्सरसाइजेज हिज चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट ही मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन विथ अ गिवन इनकम। यानी कि एक पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए मेरा इनकम या आपका इनकम से आपका कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, आपका पर्सनल चॉइस क्या है, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के केस में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ द नेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड for the production of defense goods or consumer goods so that the welfare of all the residents is maximized। कि पूरा देश का रेसिडेंट्स का वेलफेयर मैक्सिमाइज्ड हो, फ्री में राशन बांटना हो, लोन्स देना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तरह तरह का जो योजनाएं लाया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पे ध्यान रखते हुए लाया जाता है कि हाँ, इसका क्या क्या इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं सेकंड डिफरेंस को, विच इज अंडर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स
माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। सिंपली जब हम लोग ने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था कि कुछ इस प्रकार से हमारा डिमांड सप्लाई कर्व होता था, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में डिस्कस किया था, व्हाट वाज इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। बट इन द केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स on the other hand uses macroeconomic variables such as aggregate demand referring to the demand for all the goods and services in the economy and aggregate supply। हम लोग देखिए एग्रीगेट टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग और भी डिफरेंसेस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे टर्म्स भी समझना है कि किस किस आधार पर हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। थर्ड हमारा जो हो जाता है इकोनॉमिक एजेंट्स के आधार पे। अब इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होता है? इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर टू द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। जब हम लोग इंडिविजुअल पे इकोनॉमिक एजेंट्स का बात करेंगे, सो यू विल बी वन ऑफ द इकोनॉमिक एजेंट, यू विल बी वन कंज्यूमर एंड यू विल बी ऑल्सो अ प्रोड्यूसर। हो सकता है कि आप अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोड्यूसर कहलाएगा, जो इंसान आपका गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर कहलाएगा। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द पर्सनल गेन्स। आप इकोनॉमी में जब भी देखिएगा, चाहे देश की इकोनॉमी का बात हो, चाहे पर्सनल इकोनॉमी माइक्रो का भी बात हो, हमेशा अपना फायदे को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। ओके, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्लूड स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बॉडीज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा भाई, जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजंस आर टेकन लार्जली बाय द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्वियस सा बात है, इंडिविजुअल अपना फायदे के बारे में यहाँ पे फोकस रहेंगे। और जब हम लोग मैक्रो के बारे में बात करेंगे, इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग समझते हैं, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ एग्रीगेशन? समझिए, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे तो चलिए जितना भी भाई, अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स का भी कि में हालांकि रिपीटेशन होता है, ये सिमिलर पॉइंट हो जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इक्विलिब्रियम का बात करते हैं, फायदा की बात करते हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, जहाँ पे इंडस्ट्री मतलब क्या हो जाता है, इंडस्ट्री और फर्म के बीच में माइन्यूट सा फर्क है। मैंने पहले भी बताया आपको कि इंडस्ट्री और फर्म के बीच में एक ही फर्क होता है कि फर्म जो है, आप कोई पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है तो वो फर्म कहलाएगा, और एक ग्रुप ऑफ फर्म्स जब साथ में कोई सिंगल कम्युनिटी को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एक इंडस्ट्री कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में बोलूँ तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फर्म। बट अगर मैं बात करूँ आपका कि जैसे मान लीजिए आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो हमारा कंसिडर्ड होगा अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं और भी डिफरेंसेस को, डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस। सो अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट while these are important variables in माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग टोटल आउटपुट और टोटल एम्प्लॉयमेंट को कांस्टेंट मान के चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट इन द केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इनकम इज टेकन एज कांस्टेंट व्हाइल इट इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये सारा पॉइंट्स क्या है, हम लोग फर्दर जो इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़ेंगे उस पर हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग और भी डिफरेंसेस को देखते हैं। सो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ओके, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर ही हैड्स टू हिज फ्यूचर। अगर एक इंडिविजुअल ज़्यादा सेव करेगा तो उसका फ्यूचर पे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगा। अच्छा, फ्यूचर पे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगा, जो मान के चलिए आप अगर सेविंग्स कर रहे हो तो अब ये सब बात है कि आपको फ्यूचर का आपका नीड्स होगा। बहुत इंसान अपनी बेटी की शादी के लिए सेव करता है, किसी को कार लेना है या किसी को बाइक लेना है या फ़ोन लेना है, जिस भी आधार पर उसका नीड्स होता है वो सेव करता है, उसके बाद वो इन्वेस्ट कर देता है। बट अगर मैक्रो लेवल पर लोग ज़्यादा सेव करने लगे, बहुत ही ज़्यादा लोग सेव करने लगेंगे, तो अल्टीमेटली जो अगर आप सेव करिएगा तो माने कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को कम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट में एग्रीगेट डिमांड का शॉर्टेज हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड का शॉर्टेज होगा तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, जिससे फिर आपका प्राइस क्रैश हो सकता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जैसा सिचुएशन आ सकता है। If all the people in an economy save more and spend less, demand for the goods and services may decline. Consequently, investment may decline. Production of employment level may fall. सब चीज़ गिर सकता है, जिसकी वजह से the economy will be driven towards future poverty rather than prosperity. Prosperity तो दूर की बात है, आप इकोनॉमी को poverty की तरफ लेकर के चल जाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। क्या क्या आपका स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है, C+I+G X-M, ये सब हम लोग फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा पब्लिश किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा किताब है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर बुक भी आता है, आप पढ़ सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स को आप आगे चल के पढ़ना चाहे तो आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग से ये बुक है। ओके, थ्योरी ऑफ मनी, मनी का क्या थ्योरी होता है, मनी डिमांड, मनी सप्लाई क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, RBI का रोल क्या होता है, ये सारे भी हम लोग वेरिएबल्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं।
थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो अगर हम लोग बेसिक्स में अगर इसको शॉर्ट में बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई का जो बीच में जो गैप्स होता है, इक्विलिब्रियम से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्या होगा, किस प्रकार से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, किस प्रकार से इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है, इन सारे टॉपिक्स को भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। साथ ही साथ द रोल ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। अब आप देखिएगा गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। बट अगर आप प्रिमिटिव इकोनॉमी में जाइएगा तो वहाँ पे गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं था। इस जो टॉपिक है यहाँ पे, ये जो डिबेट है अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। Briefly, as a specialized branch of economics, macroeconomics focuses on such issues which explain how an economy functions and how can it be managed or regulated so that social welfare is maximized। कि macroeconomics का सबसे मेन फंक्शन होता है कि किस प्रकार से पूरे देश की इकोनॉमी को चलाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का भला हो पाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और टॉपिक्स को देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो हम लोग इकोनॉमी एज अ होल के बारे में बहुत ही डेप्थ तक जान पाते हैं। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझ जाएंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि देश का डेवलपमेंट किस आधार पे हो रहा है, देश के इकोनॉमी का ग्रोथ किस आधार पे हो रहा है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए अब जो इकोनॉमी में हम लोग बहुत बार डिबेट करते हैं कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा है, सरकार जो है कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, बट इसका पीछे का जो कारण है, इसका पीछे का पॉजिटिव्स जो है, इसका पीछे का जो नेगेटिव्स है, इसको डिफरेंशिएट करने में अगर हम लोग को कुछ हेल्प करता है सो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझेंगे तभी हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है वो किस आधार पर है और क्या इसका पॉजिटिव्स है और क्या इसका नेगेटिव्स है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम लोग चेक कर पाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा। अभी जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम लोग का आइडिया होगा, इसका हम लोगों को रोल होगा तो हम लोग प्रॉपर्ली इसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बात करें, पॉवर्टी के बारे में बात करें तो इसमें भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से एस्टिमेट कर पाते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट अपना पॉलिसी फॉर्मेशन भी बहुत ही अच्छा से बना पाता है यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। In short, we can say that knowledge of macroeconomic variables and macroeconomic models is extremely essential in the understanding of the performance of the economy as well as in the formulation of policies and programs for its growth and development। एक देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक तो आपके वीके का किताब में दिया गया था। साथ ही साथ मैंने एनसीईआरटी से भी कुछ टॉपिक्स को यहाँ से अलग से आपको यहाँ पे मेंशन किया है, बिकॉज वीके के किताब में कुछ आप लोगों का जो एनसीईआरटी का कुछ जो मेजर पार्ट है वहाँ पे वीके के बुक में डिस्कस नहीं किया गया था। आइए देखते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। बाय इकोनॉमिक यूनिट्स और इकोनॉमिक एजेंट्स वी मीन दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस विच टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। आखिर इकोनॉमिक एजेंट्स मतलब क्या हो गया, जैसे आप कंज्यूमर्स है या फिर कोई प्रोड्यूसर्स है तो उनको इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। ओके, they can be consumers who decide what and how much to consume. They may be producers of goods and services who decide what and how to produce. They may be in titles like government, corporation, banks, which also take different economic decisions like how much to spend। गवर्नमेंट कितना स्पेंड करना चाहता है, गवर्नमेंट कितना सेव करना चाहता है, आप अपना कितना स्पेंड करना चाहते हैं, व्हाट इंटरेस्ट रेट टू बी चार्ज ऑन क्रेडिट, लोन में कितना चार्ज किया जाएगा। अभी जैसे आप लोगों में मैंने आपको बताया कि रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम में, मनी एंड सप्लाई में, हाउ मच टू टैक्स एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं। ओके, macroeconomics tries to address situations facing the economy as a whole। Adam Smith, the founding father of modern economics, has suggested that if the buyers and sellers in each market, बहुत ही important line उन्होंने कहा था कि if the buyers and sellers in each market take their decisions following only their own self-interest, economists will not need to think of the wealth and welfare of the country as a whole separately। एडम स्मिथ का ये मानना था कि आप इकोनॉमी पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है भाई, बायर्स है, अपना बायर्स का अपना डिमांड होगा, सेलर सप्लाई करेगा और अपना इक्विलिब्रियम लेवल वो मार्केट में खुद ही डिसाइड हो जाएगा। सो ये एडम स्मिथ का थ्योरी को बहुत लंबे समय तक माना भी गया था, तब तक जब तक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं आया था। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि फिर केन्स का इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी था, जो रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पर, तो वो कैसे पब्लिश हो उसको भी हम लोग अभी समझने वाले हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं स्मिथ के द्वारा और क्या क्या बोला गया था। बट इकोनॉमिक्स gradually discovered that they had to look further। Economics found that the first, in some cases, the market did not or could not exist। Secondly, in some other cases, the markets existed but it failed to produce equilibrium of demand and supply। बोला इकोनॉमिक्स जब एनालाइज किया
एडम स्मिथ का थ्योरी को कि अपने से डिमांड अपने सप्लाई हो जाएगा। बहुत सारी जगह पे तो मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करता था, बहुत सारी जगह पे अगर एग्जिस्ट करता भी था तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल मैच नहीं हो पाता था। थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अ लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन सोसाइटी और द स्टेट और द पीपल एज अ होल had decided to pursue certain important social goods unselfishly in areas like employment, administration, defense, education and health, for which some of the aggregate effects of the microeconomic decisions made by the individual economic agents needed to be modified। कभी कभार इंसान अपना सेल्फिश नेचर की वजह से, अपना अनसेल्फिश नेचर की वजह से जो अपना जो इंडिविजुअल जो डिसीजंस लेता था इकोनॉमी की वजह से, अपना इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए जो डिसीजंस लेता था, जो करप्शन था और ये सारे कारण की वजह से आपका कभी कभार मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ये नॉर्मल डिमांड और सप्लाई का जो रूल एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, दैट वाज नॉट सेटिस्फाइड। Okay, for these purposes, macroeconomics had to study the effects in the market of taxation and other budgetary policies and policies for bringing about changes in money supply, the rate of interest, wages, employment and output। तो इसीलिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ते हैं, जैसे चेंजेस इन द मनी सप्लाई, द इंटरेस्ट का क्या रोल होता है, वेजेस का क्या रोल होता है, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के बारे में हम लोग अलग से मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। केन्स के द्वारा क्या थ्योरी दिया गया था भैया, इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जॉन मेनार्ड केन्स जब आते हैं, उन्होंने अपना एक थ्योरी पब्लिश किया था 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भैया जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ही अच्छा किताब है, आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए अब क्या सिचुएशन था, एडम स्मिथ ने कहा था कि मार्केट अपना डिमांड और सप्लाई खुद ही क्रिएट करेगा, इक्विलिब्रियम लेवल अपना खुद ही मैच हो जाएगा। बट प्रॉब्लम तब आया जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। यूरोप में सबसे ज़्यादा इसका इंपैक्ट पड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जहाँ पर यूएस का भी हाल बहुत ही बेहाल हो गया था और आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही मार्केट में गुड्स एंड सप्लाई का गुड्स का जो डिमांड था वो बहुत ही गिर गया था। अल्टीमेटली लोगों के पास पैसा ही नहीं था, कोई स्पेंड ही नहीं करना चाह रहे थे। तो फिर केन्स का थ्योरी आया। केन्स ने जो थ्योरी क्या पब्लिश किया था कि गवर्नमेंट शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द डिमांड एंड सप्लाई, जबकि एडम स्मिथ मानते थे कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द डिमांड एंड सप्लाई। बट जैसे ही केन्स ने अपना थ्योरी दिया कि गवर्नमेंट को भाई इंटरफेयर करना चाहिए। अब देखिए कहानी सुनिएगा, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार कहानी है। जो आपका यूएस के जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उनको पास कोई समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था कि इतना ख़राब भाई कंडीशन हो गई इकोनॉमी में, कहाँ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, कहाँ से लोगों को आपका मार्केट में मोबिलिटी लाया जाए। तब केन्स ने उनको एडवाइस किया कि आप एक ही गड्ढा खुड़वाइए और वही गड्ढा को खुड़वा करके लोगों भरवाइए, बार बार वही चीज़ करवाइए, बट लोगों को पैसा दीजिए, लोगों से काम करवाइए, पैसा दीजिए, पैसा आएगा मार्केट में, फिर वो डिमांड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे अपने आप मार्केट मोबिलाइज होगा। तो यूएस प्रेसिडेंट ने तो पहले माथा खुजलाया भाई कि बोले क्या कैसा ही डिसीजन, क्या बात बोल रहे हैं, बट तब पर भी उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो वो इसी पॉलिसी को अपनाए और सेम चीज़ को वो करवाए। एक ही गड्ढा करवा रहे थे, लेबर को पैसा दे रहे थे, फिर उसी को भरवा रहे थे, पैसा दे रहे थे, जिससे मार्केट में फिर अल्टीमेटली मोबिलेशन आया और अल्टीमेटली जो मार्केट में जो डिमांड जो बैठा हुआ था, इकोनॉमी कंडीशन जो बैठ गया था, वो वापस से रिप्लेनिश हो पाया। और फिर इसी थ्योरी को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया था जॉन मेनार्ड केन्स को, और सभी देश में आज कहीं ना कहीं केन्सियन थ्योरी ही, आज के समय केन्सियन के द्वारा जो थ्योरी दिया गया है उसी के द्वारा आज जितने भी देश है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक इंटरफेरेंस डिसाइड किया जाता है। ओके, the dominant thinking in economics before Keynes was that all the laborers who are ready to work will find employment and all the factories will working at their fully capacity। ऐसा माना जाता था एडम स्मिथ के द्वारा कि जितना भी फैक्ट्रीज उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लेबर्स को फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज द क्लासिकल ट्रेडिशन, और इसको बोला जाता था क्लासिकल। ओके, बट जब केन्सियन का थॉट आया तो क्या हुआ? हाउएवर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड द सब्सिक्वेंट ईयर सॉ द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका fall by a huge amount. It affected the other countries of the world as well. Demand for goods in the market was low and many factories were lying idle. Workers were thrown out of jobs. In the USA from 1929 to 1933, employment rate rose from 3% to 25%. 3% से 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बढ़ चुका था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग एंड आर लुकिंग फॉर द जॉब्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो आप लोग को आइडिया होगा ही। ओके, ओवर द सेम पीरियड एग्रीगेट आउटपुट इन यूएस फेल अबाउट 33%। जो 33% यानी जो टोटल जीडीपी का जो प्रोडक्शन था, जो जितना भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बन रहे थे यूएसए में, 33% से गिरावट उसमें देखने को मिला। फिर यहाँ पे फिर केन्स का इमरजेंस हुआ और यहाँ से फिर इकोनॉमी को वापस से प्रॉस्पेरिटी की तरफ लिया गया। दीज इवेंट्स मेड इकोनॉमिक्स थिंक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन अ न्यू वे
In fact, the fact was that economy may have a long-lasting unemployment and had to be theorized about and explained. Keynes' book was the attempt in this direction. Unlike the predecessors, his approach was to examine the working of the economy in its entirely and examine the independence of different sectors. वो केन्स जो थे अलग अलग सेक्टर्स को इंडिपेंडाइज किए, यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है, कंजम्पशन का क्या रोल है, और सबके रोल को प्रॉपर्ली वो डिफाइन किए, जिससे फिर इकोनॉमी को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया। तो इस चैप्टर का होता है हमारा समाप्त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है हमारे, जो हमारे साउथ बाजार, जो हमारे अंडाल में जो लोग रहते हैं, जो हमारे दुर्गापुर में और उखड़ा में जो हमारे लोग रहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। आप लोग हमारे पास आके क्लास 11 एंड 12 के इकोनॉमिक्स बैच को इनरोल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है सरस्वती इंस्टीट्यूट, साउथ बाजार मोर, गोसाई मार्केट में हमारा इंस्टीट्यूट है। आप लोग आके एनरोल हो सकते हैं। बस आपका कोर्स फी जो होने वाला है दैट इज़ ओनली 600 पर मंथ, ओनली ₹600 पर मंथ आप लोग फीस दीजिएगा और आप लोग एनरोल हो जाइएगा। इसमें आप लोगों को फुल इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करवाया जाएगा और ये मेरा एश्योरिटी है कि आप लोग को इकोनॉमिक्स में एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर लाने का गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।